हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपने सामान्य अध्ययन की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमने सामान्य भूगोल तक कंप्लीट कर लिया। हमारा इतिहास कंप्लीट हो गया। इतिहास में आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक इतिहास तीनों कंप्लीट हो गए। फिर बात आती है भूगोल की, तो भूगोल भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा शुरू होने वाला है वो सामान्य विज्ञान हम शुरू करने वाले हैं। सामान्य विज्ञान हमारा शुरू होने वाला है और सामान्य विज्ञान को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो इसके 3 पार्ट कौन कौन से होने वाले हैं। एक होगा आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा होगा आपका रसायन विज्ञान और तीसरा पार्ट होगा आपका जीव विज्ञान। 3 पार्ट में हम इसको कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास से शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत करेंगे हम अपनी भौतिक विज्ञान की। तो आज सामान्य विज्ञान के अंदर हम किस चीज की शुरुआत करेंगे, वो है हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बाद हम रसायन विज्ञान करेंगे, रसायन विज्ञान के बाद जीव विज्ञान करेंगे। तो हमारी अब क्लासेस किस चीज की चलेंगी, भौतिक विज्ञान की क्लासेस चलेंगी सामान्य अध्ययन के अंदर। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। और हाँ, आज की जो क्लास होगी आपकी कोई ज्यादा लेंथी क्लास नहीं होने वाली है। आज की क्लास में हम जो आपके शुरुआती टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। आपके भौतिक विज्ञान के अंदर जो शुरू के आपके पॉइंट्स होते हैं वो आज हम वीडियो में कवर करेंगे। ज्यादा लेंथी क्लास नहीं होगी, ये आपकी जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक मतलब शक्ति की यूनिट, मतलब मात्रक मतलब आपका यूनिट या इकाई। तो शक्ति की इकाई क्या है, हर्ट्ज, वोल्ट, वोट और न्यूट्रॉन। तो आपका शक्ति का मात्रक होता है वोट। तो आपकी इलेक्ट्रिक पावर जो होती है, पावर उसकी यूनिट होती है आपकी वोट। वोट क्या होती है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट आपकी वोट होती है। और शक्ति का फॉर्मूले की बात करें, पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। कार्य अपॉन आपका समय, आपके वर्क अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। और शक्ति का एसआई मात्रक, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, आपकी वोट है, जो आपके जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, आपकी जूल पर सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक है। वर्क की इकाई क्या होती है, आपकी वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, न्यूटन, वोट और आपके डाइन। तो वर्क की यूनिट होती है, तो आपकी वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपके जूल। क्या होती है वर्क की एसआई यूनिट, आपके जूल होती है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जब आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं, उसकी जगह से उसे हिलाते हैं या उसकी जगह से उसे अलग करते हैं, तो आपका जो बल होता है, फोर्स द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य जो है आपका, जो आपका वर्क है, वर्क आपकी कैसी क्वांटिटी है, वर्क आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है आपकी, अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका मात्रक जो है आपका न्यूटन मीटर होता है। इसकी आपका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन मीटर होती है, जिसे जूल कहते हैं, जिसे आपके जूल भी कहते हैं। ठीक है, जूल आपका ऊर्जा का भी मात्रक होता है। और जूल किसका मात्रक होता है, जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो आपकी वर्क की यूनिट है। वर्क की यूनिट आपकी जूल होती है और ये ऊर्जा की भी मात्रक है। और वर्क जो है आपका एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, और इसका मात्रक आपके न्यूटन मीटर भी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारसेक मात्रक है। पारसेक किसकी यूनिट है, दूरी की, समय की, प्रकाश की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो जो आपका पारसेक होता है वो दूरी का मात्रक होता है। पारसेक किसकी आपकी यूनिट होती है, ये दूरी की यूनिट होती है।
और इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। इसका प्रयोग आपका किस लिए किया जाता है? लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। और एक पारसेक की मात्रा कितनी होती है? एक पारसेक की मात्रा, एक पारसेक बराबर होता है आपके 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पारसेक किसकी यूनिट है? तो पारसेक यूनिट है आपके दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रोम और आपके फर्मीमीटर। तो लंबाई की आपकी न्यूनतम मतलब सबसे छोटी इकाई, लंबाई नापने की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी फर्मीमीटर। क्या होती है आपकी? फर्मीमीटर आपकी लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है आपका? एक माइक्रोन बराबर होता है आपके 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है आपका एक माइक्रोन। और एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर बराबर होता है आपके 10⁻⁻9 मीटर के बराबर आपका एक नैनोमीटर होता है। और बात करें फर्मी मीटर की, तो फर्मीमीटर, एक फर्मीमीटर आपके किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर आपका फर्मीमीटर होता है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है आपकी फर्मीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपकी भौतिक राशियां दी गई हैं और सूची 2 में आपकी इकाई दे रखी है। एक सूची में आपकी राशियां दी गई हैं और दूसरी सूची में आपकी इकाई दे रखी है। तो बताना है आपको कि कौन सी राशि की इकाई क्या है। तो फर्स्ट है आपका त्वरण। त्वरण की इकाई क्या होती है? तो जो आपका त्वरण है यानी कि आपका असलरेशन जो है, असलरेशन की यूनिट क्या होती है? असलरेशन की यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है आपकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है आपकी असलरेशन की। नेक्स्ट है आपका बल यानी कि आपका फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी? फोर्स की इकाई की बात करें तो फोर्स की इकाई होती है आपकी न्यूटन सेकंड। क्या होती है आपकी? न्यूटन सेकंड आपकी बल की इकाई होती है। नेक्स्ट है आपका कृत कार्य। कृत कार्य की इकाई क्या होती है? कृत कार्य की इकाई होती है आपके जूल। जूल आपकी कृत कार्य की इकाई है। नेक्स्ट है आपका आवेग। तो जो आवेग है यानी आपका इम्पल्स, इसकी इकाई क्या है आपकी? इसकी इकाई है न्यूटन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। त्वरण आपका असलरेशन, इसकी इकाई है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल है आपका फोर्स, इसकी इकाई है आपकी न्यूटन सेकंड। कृत कार्य जो है आपका, उसकी इकाई है जूल। और आपकी आवेग की इकाई यानी आपकी इम्पल्स की इकाई है आपकी न्यूटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी एसआई यूनिट में आपकी सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है आपका कार्य। कार्य की एसआई यूनिट आपकी जूल होती है। तो ये आपका सही है, कार्य की एसआई यूनिट जूल होती है। नेक्स्ट है बल। बल की जो एसआई यूनिट है यानी फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट है द्रव्यमान यानी आपका वेट जो है, उसकी एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है दाब। दाब की आपकी डाइन होती है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। यानी आपका प्रेशर जो होता है दाब, उसकी एसआई यूनिट आपके पास्कल होती है। दाब की एसआई यूनिट क्या है आपकी? पास्कल। इसकी एसआई यूनिट आपकी पास्कल होती है, डाइन नहीं होती। डाइन आपकी सीजीएस प्रणाली जो है, डाइन सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक है।
डाइन आपकी सीजीएस प्रणाली में बल की मात्रक है। बाकी आपके सभी सही है। कार्य की इकाई आपके जूल होती है और बल की आपके न्यूटन है। द्रव्यमान की किलोग्राम है और आपकी दाब की डाइन नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट है। दाब की एसआई यूनिट आपकी पास्कल है। बल की डाइन जो होती है वो सीजीएस सिस्टम जो है आपका सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक आपके डाइन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नोट जो है आपका वो जहाज के चाल की माप है। नोट आपका जहाज के चाल की माप है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है नोटिकल मील। नोटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। नोटिकल मील क्या है आपकी नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम आपका प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, यानी आपकी एंगस्ट्रोम जो है वो प्रकाश के वेवलेंथ की इकाई है। प्रकाश के वेवलेंथ की इकाई आपकी एंगस्ट्रोम है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी आपका सही है। एंगस्ट्रोम आपके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई है, यानी तरंग दैर्ध्य की इकाई है। नेक्स्ट आपका प्रकाश वर्ष जो है वो आपके समय मापन की इकाई नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट है। प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि आपकी किसकी इकाई है, ये दूरी मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष आपकी दूरी मापन इकाई है। प्रकाश वर्ष आपकी दूरी मापन इकाई है, ना कि आपकी समय मापन इकाई है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष क्या है, ये आपकी एक दूरी है। प्रकाश वर्ष क्या है आपकी, जो प्रकाश द्वारा, जो आपके द्वारा प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। आपके प्रकाश वर्ष क्या है, ये निर्यात में एक वर्ष में तय की जाती है और आपके एक वर्ष में तय की जाती है। जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में दूरी तय की जाती है उसको आपके प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यही आपका सही मैच नहीं था। प्रकाश वर्ष आपके समय मापन की इकाई नहीं है, ये आपके दूरी मापन की इकाई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग आपका किस लिए किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता नापने में, ध्वनि की तीव्रता नापने में, भूकंप का कांतिमान नापने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डेसिबल का यूज किया जाता है आपका ध्वनि की तीव्रता मापने में। डेसिबल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। एक डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। तो डेसिबल क्या है आपकी ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आती है, ये ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है आपकी, सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और आपके जूल। तो इसमें से जो आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं है वो है आपके सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं है बल्कि आपके तापमान की इकाई है। किसकी इकाई है, आपके तापमान की इकाई है, यानी आपके टेम्परेचर की। किसकी इकाई है, आपके टेम्परेचर की इकाई है। सेंटीग्रेड किसकी इकाई है, ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि यह तापमान की इकाई है। अब बाकी आपके कैलोरी, अर्ग, जूल ये ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा क्या है आपके, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा क्या है, ये आपकी एक ऊर्जा है जो एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सेंटीग्रेड जो है वो आपकी
तापमान की इकाई है, टेम्परेचर की, ऊष्मा की नहीं है। बाकी आपकी कैलोरी, अर्ग, जूल ये आपकी ऊष्मा की इकाइयां हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल कितना होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर और आपके 201 लीटर। तो तेल का एक बैरल होता है आपके 159 लीटर, 159 लीटर होता है। आपके पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, लेकिन अब इसे आपके घन मीटर में नापा जाता है। वर्तमान में इसको आपके घन मीटर से नापा जाता है। घन मीटर यानी आपके क्यूब मीटर से, क्यूब मीटर्स, क्यूब मीटर से नापा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 159। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? जो आपकी डॉप्सन यूनिट है, इसमें इससे डॉप्सन यूनिट से क्या मापा जाता है, क्या मेजर करते हैं हम डॉप्सन यूनिट से? ओजोन सांद्रता, ऊष्मीय चालकता, भूमि नमी और आपकी विकिरण। तो डॉप्सन इकाई से आपकी ओजोन सांद्रता नापी जाती है। और जो आपकी डॉप्सन इकाई से ओजोन परत की सांद्रता मापी जाती है। तो ओजोन की जो थिकनेस है, ओजोन लेयर है, उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है आपकी डोप्सन यूनिट। डोप्सन यूनिट का काम क्या है आपका? ये ओजोन परत की सांद्रता, सांद्रता यानी आपकी थिकनेस मापने के लिए प्रयोग की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में आपकी जो वस्तुएं डूब गई हैं, उनकी स्थिति जानने के लिए आपका किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्टेंट और आपके सोनार। तो जो चीजें आपकी महासागर में डूब गई हैं, उनका प्रयोग, आपकी उनकी स्थिति जानने का प्रयोग किया जाता है आपके सोनार का। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। और सोनार आपका है क्या? तो सोनार है आपका साउंड, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रवित तरंगे यानी आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स महासागर की गहराई में भेजा जाता है। जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, इन्हें आपके महासागर की गहराई में भेजा जाता है। फिर क्या होता है, ये जो तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, ये उस वस्तु से जाकर टकराती हैं। जो वस्तु आपके महासागर में डूब गई है, ये वेव्स उस वस्तु से जाकर टकराती हैं और ये प्रतिध्वनि के रूप में लौट कर आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोनार का प्रयोग किया जाता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए। मतलब सोनार आपका साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। इसमें आपकी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं, इनको आपके महासागर के अंदर भेजा जाता है और ये तरंगे जो होती हैं, जो वस्तु महासागर में डूब गई है, उससे जाकर टकराती हैं और फिर ये वापस आती हैं, प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट कर आती हैं, जिससे आपकी एक्चुअल पोजीशन पता चल जाती है जो वस्तु महासागर में डूब गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति आपके एयर की स्पीड किसके द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और आपके विंड वेन। तो आपकी वायु की जो गति है वो मापी जाती है
एनीमोमीटर के द्वारा। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? एनोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपका वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर से आपके द्रव या आपके जल के घनत्व, या तो आपका द्रव या जल के घनत्व का मापन करते हैं, घनत्व का मापन होता है। और आपका विंड वेन उपकरण वायु की दिशा बताने के लिए प्रयोग होता है। विंड वेन ये आपकी वायु की दिशा बताता है, वायु की दिशा बताता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनीमोमीटर से वायु की गति, एनीमोमीटर से आपके वायु की गति मापी जाती है। और जो आपका बैरोमीटर है, इससे वायुमंडलीय दाब नापते हैं। हाइड्रोमीटर से आपका द्रव या जल के घनत्व का मापन किया जाता है। और विंड वैन जो है ये आपकी वायु की दिशा बताती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल मापने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। वायु की चाल आपके एनीमोमीटर से मापी जाती है। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, ये भी सही है। एमीटर से आपके विद्युत धारा मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका टैक्योमीटर से दाबांतर मापा जाता है, बिल्कुल गलत। टैक्योमीटर से आपका दाबांतर नहीं मापा जाता। नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर, पायरोमीटर से आपका उच्च ताप मापा जाता है, ये सही है आपका। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे आपके क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु इसे डिजाइन किया गया है। तो ये आपके त्वरित मापन हेतु यूज किया जाता है, ना कि आपके दाबांतर मापने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? जो पायरोमीटर है आपका, इसका उपयोग किस चीज के मापन के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के और आपके घनत्व के। तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपके उच्च ताप के मापन के लिए। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तम तापी जो है आपका टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अधिक उच्च तापों की माप की जाती है। इसकी सहायता से आपके दूध की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे आपके सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से आपके 800 डिग्री 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते। ये जो आपकी यंत्र है, ये जो आपकी मशीन है, इससे 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। इससे आपके 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के जो तापमान है वही नापा जाता है, नीचे वाले को नहीं मापते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो एक तरफ आपके उपकरण यंत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपकी मापन की राशि। तो आपको बताना है कि किस यंत्र से आपका क्या मापा जाता है। जैसे आपका एमीटर है, तो एमीटर आपका किस चीज के लिए यूज होता है? एमीटर यूज होता है आपकी धारा मापने के लिए। एमीटर किस लिए यूज होता है? आपका धारा मापने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आपकी सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आपकी सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला से आपका दाब मापते हैं। स्प्रिंग तुला से क्या मापते हैं? दाब मापते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर, बैरोमीटर से आपका
सॉरी, जो आपका स्प्रिंग तुला है इससे दाब नहीं भार मापते हैं। स्प्रिंग तुला से भार मापते हैं और बैरोमीटर से दाब मापते हैं। बैरोमीटर से दाब मापते हैं और आपके स्प्रिंग तुला से नापते हैं भार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से आपके वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है और बैरोमीटर से आपका वायु दाब मापा जाता है। कौन सा दाब? आपका वायु दाब मापा जाता है आपके बैरोमीटर से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर जो है आपका वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। तो यहाँ पर ये करेक्ट है। जो ओडोमीटर है वो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। नेक्स्ट आपका ओडोंटोमीटर। ओडोंटोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ये भी आपका सही है। ओडोंटोमीटर से आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से आपकी ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, जो आपका ध्वनि तीव्रता मापी जाती है वो आपकी ऑडियोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका एमीमीटर। एमीमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। ये आपका इनकरेक्ट है। विद्युत शक्ति मापक यंत्र आपका एमीटर नहीं है। एमीटर द्वारा आपकी विद्युत धारा मापी जाती है। एमीटर द्वारा आपकी विद्युत धारा मापी जाती है। तो एमीटर द्वारा क्या मापी जाती है? विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, ना कि आपका विद्युत शक्ति मापने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यही आपका सही सुमेलित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, ओडोमीटर। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए आपका क्या यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। किसके द्वारा? आपके हाइग्रोमीटर द्वारा। और आपका जो लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर से आपके लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर से आपके क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। और जो आपका हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व मापा जाता है। द्रव या जल का घनत्व ये मापा जाता है आपके हाइड्रोमीटर से। तो यहाँ पर और आपका एक और लिख लीजिए, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं? पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है आपका विद्युत विभवांतर। ये मापा जाता है आपका वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर मापा जाता है आपके पोटेंशियोमीटर से, यानी आपका पोटेंशियल मापा जाता है आपके पोटेंशियोमीटर से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आपके वायु की आर्द्रता यानी वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपका स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप आपके किस लिए यूज होता है? स्टेथोस्कोप यूज होता है आपका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। किस लिए यूज होता है? आपका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज होता है स्टेथोस्कोप का।
नेक्स्ट है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है इसका यूज होता है आपकी रक्तचाप मापने के लिए, यानी आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपका स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर से आपके सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। जो आपका कैरेटोमीटर है इससे आपके सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। उसके बाद है आपका लक्स मीटर। लक्स मीटर से आपकी प्रकाश की तीव्रता मापने का कार्य किया जाता है। लक्स मीटर किस लिए यूज होता है? आपका प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। स्टेथोस्कोप की सहायता से आप हृदय की धड़कन सुनते हैं, और स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप यानी आपका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप यानी आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपके मापा जाता है। और आपकी कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं, और लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। थर्मोसिस्टर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, ये आपका सही सुमेलित है। थर्मोसिस्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। बाकी संधारित्र आपका थर्मामीटर नहीं है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका दीर्घकारी नहीं है, और जंक्शन डायोड आपका आवर्धक नहीं है। तो आपका जो थर्मोसिस्टर है एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। थर्मोसिस्टर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता आपके किस उपकरण से मापी जाती है? एनीमोमीटर, और आपके कोलोरीमीटर, लक्स मीटर, या आपका अल्टीमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका लक्स मीटर का। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्स मीटर है। जबकि कोलेरोमीटर जो है आपका प्रकाश सुग्राही उपकरण है। कोलेरोमीटर क्या है आपका? प्रकाश प्रकाश सुग्राही प्रकाश सुग्राही उपकरण है आपका कोलेरोमीटर। लक्स मीटर से आपकी प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, और जो आपका कोलेरोमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। एनीमोमीटर द्वारा क्या होता है? आपके वायु दाब मापा जाता है, सॉरी वायु के वेग की माप की जाती है। वायु वेग आपका एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और अल्टीमीटर आपका ऊंचाई मापने के लिए यूज किया जाता है। अल्टीमीटर आपका ऊंचाई मापने के लिए, यानी आपके एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड जो होता है वो आपका किससे मापा जाता है? अल्टीमीटर से। पोलैरोमीटर प्रकाश सुग्राही उपकरण है जिससे आपका किसी आपकी जो वस्तु है पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। ठीक है, रंग को मापता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लक्स मीटर। लक्स मीटर आपके प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण है। एनोमीटर आपके वायु वेग का हो गया, और अल्टीमीटर हो गया आपका ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रिक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में, या आपके पास्कल में। तो जो आपका भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो आपके रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिक्टर स्केल जो है आपका भूकंप के परिमाण को मापने का एक स्केल है। ठीक है, रिक्टर स्केल से क्या होता है? आपका जो आपका भूकंप है वो मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको सुमेलित करना है। फर्स्ट है आपका भूकंप। भूकंप आपका किससे सुमेलित होगा? भूकंप है आपका सिस्मोग्राफ। भूकंप आपका सिस्मोग्राफ से संबंधित है। ऊंचाई किससे मापी जाती है? ऊंचाई आपके मापी जाती है अल्टीमीटर से।
विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है और प्रतिरोध की इकाई है आपके ओम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है और सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का मापन होता है। और प्रतिरोधक की मात्रा जो है आपकी मात्रक जो होता है प्रतिरोध का मात्रक आपके जूल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन आपका सुमेलित नहीं है। मैनीमोमीटर से मैनोमीटर से आपका दाब मापा जाता है, तो ये आपका सही है। मैनेमोमीटर से आपका दाब मापा जाता है। कार्ब्यूरेटर आपका आंतरिक दहन इंजन है, ये भी सही है। कार्डियोग्राम आपकी हृदय गति दिखाता है, हृदय गति दिखाता है कार्डियोग्राम आपका। और सिस्मोमीटर जो आपका पृष्ठ तल की वक्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। जो आपका सिस्मोमीटर नामक यंत्र से आपका भूकंप का मापन किया जाता है। सिस्मोमीटर से क्या होता है आपका भूकंप, क्या होता है आपका सिस्मोमीटर से भूकंप का मापन किया जाता है। सिस्मोमीटर से आपके भूकंप का मापन किया जाता है। और आपका जो कार्ब्यूरेटर है ये आपका इसके द्वारा इंजन को हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। और जो कार्डियोग्राम है, कार्डियोग्राम नामक यंत्र आपके हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में प्रयोग किया जाता है। और मैनीमोमीटर से आपका दाब मापा जाता है। दाब मापक यंत्र है आपका मैनीमोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सीस्मोमीटर आपके पृष्ठ तल की वक्रता नहीं मापता, ये आपके भूकंप का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? फोनोमीटर का उपयोग आपके प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है, या आपके वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो फोनोमीटर का प्रयोग आपके ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में किया जाता है। किस किस के लिए आपको किया जाता है फोनोमीटर का उपयोग? एक तो आपके किया जाता है ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। और एक आपका किया जाता है ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति, स्पंदन आवृत्ति, ये मापने के लिए, दोनों चीज मापने के लिए आपके फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, क्योंकि फोनोमीटर का जो आपका यूज है वो आपके ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी राशि आपकी सदिश राशि है। समय, चाल, विस्थापन या दूरी। तो जो आपका विस्थापन है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी सदिश राशि है। और ये जो आपका विस्थापन है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि आपकी सदिश राशि है। ये राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि आपकी कैसी होती हैं? जिन्हें व्यक्त करने के लिए आपकी दिशा दिशा एवं आपके परिणाम, दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत हो, उन्हें आपके सदिश राशि कहते हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिणाम की जरूरत होती है, केवल परिणाम की जरूरत होती है, केवल परिणाम की जरूरत होती है जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, वो राशियां कहलाती हैं आपकी अदिश राशि। क्या कहलाती है? आपकी अदिश राशि, यानी आपकी स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। दिशा को आपके दिशा की नहीं,
दिशा की जरूरत उन्हें नहीं होती, केवल आपके परिणाम की जरूरत होती है। और आपके बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि आपकी सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियां कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? समय, दूरी, चाल और आपका आयतन, ये आपकी अदिश राशियां होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है आपका सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक संवेदनशील मतलब आपके सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी आपकी? बढ़ेगी, घटेगी? रीडिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो जो आपकी रीडिंग है, तराजू की रीडिंग जो है वो बढ़ेगी। व्यक्ति को गहरी सांस लेने में जब वो इनहेल करता है, जब व्यक्ति इनहेल करता है, अंदर गहरी सांस ले रहा है, तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन जो होती है आपकी कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है? अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम प्राशन और आपके विस्तरण। तो वॉशिंग मशीन कार्य करती है आपके अपकेंद्रण पर, यानी आपके सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल आपके वर्क करती है वॉशिंग मशीन। यह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, अपकेंद्रीय बल यानी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। जैसे आपकी कपड़ा साफ करने की मशीन है, या आपकी दूध से मक्खन निकालने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है, वो भी आपके सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल पर वर्क करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा आपके बर्फ पर चलना कठिन है। सड़क की अपेक्षा आपके बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, या आपके बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। बर्फ में आपके सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण आपके घर्षण बल उत्पन्न होता है। कैसा बल उत्पन्न होता है? आपके घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण ही यह बल उत्पन्न होता है, और उसी के कारण हम पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में आपके सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसी कारण आपके बर्फ पर चलना कठिन होता है आपकी सड़क की तुलना में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। कथन है आपका, भरी हुई गाड़ी जो है, कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यकता ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका? किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, या अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण आपका कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसके चलयमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अतंत सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा या आपकी पवन ऊर्जा।
तो जो आपकी नाभिकीय और भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा द्वारा भूतापीय ऊर्जा आपके सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती, बल्कि है पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। जो आपकी भूतापीय ऊर्जा है ये आपकी पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर होने वाली पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाओं से नाभिकीय क्रियाओं से उत्पन्न होती है, ना कि आपके सूर्य की ऊर्जा से। तो और जो आपकी नाभिकीय ऊर्जा है ये ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक द्वारा मुक्त होती है, आपके एटॉमिक न्यूक्लियस द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा किसके द्वारा प्रयुक्त होती है? आपके परमाणु नाभिक द्वारा। परमाणु नाभिक, ये आपके परमाणु नाभिक द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि आपके एटॉमिक न्यूक्लियस द्वारा। एटॉमिक न्यूक्लियस द्वारा ये आपके प्रवाहित होती है, उसमें से आपके निकलती है, रिलीज होती है। नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों तथा विखंडन, आपके फ्यूजन द्वारा उत्पादित हो सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एंड बी। जो आपकी नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा है ये आपकी सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि आपके ऊष्म जनित हैं, विद्युत जनित हैं, गैर नवीकरणीय हैं और आपके नवीकरणीय हैं। तो ये आपके नवीकरणीय हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि आपके नवीकरणीय हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन जैसे आपका कोयला, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल है। जबकि आपकी जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उसमें आपकी पवन ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा और आपकी सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा का प्रकाश इत्यादि हैं, जो कि नवीकरणीय है, अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो गिर क्यों नहीं जाती? पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो आपकी गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, या गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? वायु, जल, हाइड्रोजन और आपका नाइट्रोजन। तो किसी पिंड का आपके निम्नलिखित आपका अधिकतम भार किसमें होता है? हाइड्रोजन में होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है। दो चीजों पर भार निर्भर करता है, एक तो आपके गुरुत्व बल पर, एक आपके गुरुत्व बल पर निर्भर करता है, दूसरा आपके निर्भर करता है पिंड पर लगने वाला उपक्षेप बल। किस पर? आपके पिंड पर लगने वाला उपक्षेप बल। ये आपके दो चीजों पर निर्भर करता है। भार जो है आपका दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो गुरुत्व बल पर और दूसरा आपके पिंड पर लगने वाला उपक्षेप बल। और आपके हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, उसके द्वारा लगाया गया उपक्षेप बल सबसे कम होगा, तो आपके पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 यानी कि आपके 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? पृथ्वी जो है आपके 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है,
फिर भी हम इस गति का अनुभव क्यों नहीं करते? इस गति का अनुभव हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। संपूर्ण सूर्य मंडल भी चलायमान है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यानी कि आपके अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? आपके अचानक से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाए तो क्या होगा? आपके वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार आपके क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, लेकिन परंतु आपका द्रव्यमान वही रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है एक सेब छोड़ जाता है तो वह आपका क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या आपके अधिक गति से गतिवान होगा? तो करेक्ट आंसर है आपके ये अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव है, उसी के कारण आपके सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा जो आपकी अंतरिक्ष यान की गति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? एक उपग्रह है जो आपके पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है अपनी कक्ष में, वो आपके किसके कारण होता है? अपकेंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी के कारण, या आपका कोई अन्य बल है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका केंद्राभिमुखी बल। जो आपका उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र या आपके केंद्रामुखी बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है, किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका दूसरा कथन ही सही है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि जो आपका तेल होता है वो जल के तल पर जब पानी में मिलाते हैं तो तेल फैल जाता है, क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तनाव पानी से अधिक है, या तेल का तनाव पानी से कम है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल का पृष्ठ या आपका तल तनाव जो आपका सरफेस टेंशन जो है आपका तेल का वो पानी से कम है। सरफेस टेंशन जो है आपका पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है, इसलिए सरफेस टेंशन की कमी के कारण ही जो तेल है वो आपके जल के तल पर फैल जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, साबुन के अंदर के जो बुलबुले होते हैं उसके अंदर का दाब आपके वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या आपके वायुमंडलीय दाब का आधा होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि
जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडल दाब से अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो आपके क्या होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आपके बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो आपके बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। बुलबुले को आवेशित किए जाने से यह फैलेगा और आपके त्रिज्या बढ़ जाएगी। जब बुलबुले को आवेशित करते हैं तो ये आपके फैलेगा। ठीक है, बुलबुला फैलेगा और फैलने से जो है आपकी त्रिज्या बढ़ेगी। त्रिज्या बढ़ेगी फैलने से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। बैरोमीटर जो है वो आपका अचानक से गिर गया है तो कौन आपका एक मौसम कैसा होने वाला है। तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, उष्ण एवं ज्वल मौसम। तो जब आपका जो बैरोमीटर है वो एकदम से गिर जाता है तब आपका तूफानी मौसम होता है। जो वायु दाबी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का आना बताता है कि मौसम तूफानी होगा। तो आपके जब बैरोमीटर में रीडिंग अचानक से गिर जाती है तो आपके तूफानी मौसम होने की आशंका होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल के आयन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। जल के वॉल्यूम में आपके क्या चेंज आएगा, जो वाटर की वॉल्यूम है उसमें क्या चेंज आएगा जब उसके तापमान को 9 डिग्री सेल्सियस से आपके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या आपका पानी जम जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में आपके बढ़ जाएगा। 9 डिग्री सेल्सियस से आपके 4 डिग्री सेल्सियस तक यदि जल का तापमान गिरा दिया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। जब आपके 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक यदि जल का तापमान गिरा दिया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है, जल का घनत्व जल का घनत्व अधिकतम हो जाएगा। जल का जो आपका घनत्व है वो अधिकतम हो जाता है। घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आपके रेसिप्रोकल होता है। लिहाजा 60 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ने पर आयतन घटेगा। बर्फ जमने की प्रक्रिया में घनत्व घटने पर आयतन बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। जो सुई होती है वो आपकी डूब जाती है लेकिन लोहे से बना जहाज आपके पानी पर तैरता है। सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है। सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। जो आपका किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व 1 होता है। वे वस्तुएं जिनका आपेक्षिक घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती हैं, जबकि जिन वस्तुओं का आपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक होता है वे आपके जल में डूब जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे की कील पारे पर तैरती है, पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। एक लोहे की कील आपके पारे पर तैरती है लेकिन वो पानी में डूब जाती है।
लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पारा पानी से भारी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोहे का जो घनत्व है, लोहे की जो घनत्व है आपकी वॉल्यूम, वो आपके पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे की कील पारे आपके मरकरी जो होता है, पारा आपका मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो होता है इस पर लोहे की कील जो वो तैरती है किंतु पानी में डूब जाती है। इसका कारण यह है कि मर्क्यूरी का आपेक्षिक घनत्व जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी है, घनत्व यानी आपकी डेंसिटी, जो आपकी मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आपकी लोहे से अधिक होती है और पानी से कम होती है। मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी आपके लोहे से अधिक होती है, पानी से कम होती है, इसलिए आपके लोहे की कील पारे पर मर्क्यूरी पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब आपका पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जो आपकी आर्किमिडीज के पलवन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। जो आर्किमिडीज है उनके प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी वस्तु का जो भार है पानी के अंदर तो आपका कम होता है और पानी की सतह पर आपका अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतिदित कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9, 1/10, 1/6 और आपका 1/4 भाग। तो करेक्ट आंसर है आपका 1/9। जो आपका 1/9वां भाग है ये आपका आइसबर्ग का भाग आपके समुद्र की सतह से ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में आपके तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्री जल गहरा होता है, समुद्री जल भारी होता है या आपका समुद्री जल हल्का होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समुद्री जल नमकीन होता है। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलत समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। सोडियम क्लोराइड द्वारा, सोडियम क्लोराइड द्वारा जो जल है समुद्र का वो नमकीन होता है। समुद्र का जल आपके सोडियम क्लोराइड और अन्य लवणों की उपस्थिति के कारण आपका नमकीन होता है और इसी के कारण इसका घनत्व भी अधिक होता है। घनत्व भी अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व भी अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में आपका तैरना आसान होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।